मैं एक ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। और पाकिस्तान जिस तरह से बार बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप से गुजरा है, आज भी वहां मिलिट्री बहुत ताकतवर दिखती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वहां कभी कभी कमजोर होते दिखते हैं। आपको लगता है कि ये खतरनाक नौबत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में लोग आवाज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको वो रिस्पेक्ट मिले। और ये वजह है कि वो अब यूं चाहते हैं कि डेमोक्रेसी चले। यंग लोग भी ये चाहते हैं। जी। और इसलिए इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो आपस में कुछ जो है बातचीत भी करे और एक कंसेंसस डेवलप करे जी। कि वो किस तरह से पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करेगी। जी। सो दैट इज द की चैलेंज इस वक्त। जी। मैं देखता हूं कि आप हैं या दूसरी जर्नलिस्ट हैं मेरी दोस्त वहां पर, बीना सरवर हैं, आप लोग लगातार हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच एक डायलॉग बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, बात करते हैं उसके ऊपर। आपको, आपका तजुर्बा क्या कहता है? लंबे समय से आप पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान इन दोनों देशों में डायलॉग के लिए, बेटर रिलेशंस के लिए कौन सी रेजीम जो है वो ज्यादा कामयाब रही है? कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप या कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट? कौन ज्यादा कामयाब रहे हैं पाकिस्तान में? और सिमिलरली हिंदुस्तान में भी किस सरकार ने अधिक काम किया इसलिए? देखिए, वैसे तो दोनों ही में कुछ अचीव नहीं हुआ। मिलिट्री गवर्नमेंट हो या सिविलियन गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से तो वो अचीव नहीं हुआ। लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि जनरल मुशर्रफ के टाइम में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर बहुत सीरियस प्रोग्रेस हुई थी। जी। और एक पॉइंट के पे आ गए थे कि शायद कोई समझौता भी हो जाता नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन फिर पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट्स और उसमें जनरल मुशर्रफ को निकाल दिया गया। हाँ। उनके एक पूरी तहरीक चल रही थी, उनके खिलाफ मूवमेंट चल रही थी। हाँ। तो और उधर वाजपेयी जी थे जो कि बीजेपी के लीडर थे। बिल्कुल। थे वो एक राइट विंग पार्टी से, लेकिन लेकिन वो अधिक एक लिबरल थे मिक्स। वो बाकी लोगों के मुकाबले। हाँ, विजन था हाँ। उनका, एक आइडिया था हाँ। कि अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते थे। हाँ। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी जो है वो भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जो मोदी जी की पावर है इस वक्त हिंदुस्तान में, हाँ। अगर जैसे भी उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा भाई नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं दोनों साइड पर। हाँ। तो बात ये कि मोदी जी भी अगर चाहें तो हम्म। वो ये कर सकते हैं। और पाकिस्तान में तो देखिए, पाकिस्तान में तो अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक ओपिनियन है पॉलिटिकल क्लास में, तो एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। हम्म। सभी चाहते हैं कि, और मिलिट्री जो है, पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो तो पब्लिक में दो तीन बार कह चुके थे कि वो इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। हम्म। तो एक सिचुएशन ऐसी है इस वक्त दोनों कंट्रीज में। असल चीज जो है कि मैं आपको बताऊं, उसमें दो तीन प्रॉब्लम्स बन गई हुई। एक तो हिस्ट्री का बैगेज जो है वो इतना ज्यादा आड़े आता है। हाँ। वो कोई बात करो तो वो कहते हैं आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। हम्म। यानी कि आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं। हाँ। दूसरा प्रॉब्लम जो है कि हमारे मुल्क में जो मीडियाज हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडियाज हैं, वो खुद अब एक्टर्स बन गए हैं। हाँ। रेटिंग जो है वो जंग से होती है, हाँ। वो तनाव से होती है। बिल्कुल। वो दोस्ती समझौते नॉर्मलाइजेशन में रेटिंग ना। डिप कर जाएगी। ना। इसलिए जितना आप इंडिया के भी तो बड़ा मीडिया है बहुत बड़ा, पाकिस्तान से 10-20 गुना बड़ा। तो हम्म। उसकी नॉइज भी इतनी बड़ी है। वो कहते हैं बॉम्ब कर दो, मजा चखा दो, फिक्स कर दो। वार मॉन्गरिंग जो है वो टीआरपी का सबसे आसान नुस्खा है। बस। तो अब ये इसको भी हैंडल हमें करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है दोनों देशों के लिए। मोर सो फॉर इंडिया बिकॉज इट्स अ मच बिगर, बट इवन इन पाकिस्तान जो है, इन द पास्ट मीडिया ये काम करता रहा है, जिंगोइज्म। हाँ। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अचीव किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। हम्म। जी। ये अमेरिका में भी आपको मीडिया ऐसा दिखता है कहीं गैर जिम्मेदार हो और वो कंजर्वेटिव वैल्यूज को और फेनेटिज्म को बढ़ाए और वहां पे नफरत को बढ़ाने का काम करे? ऐसा वहां का मीडिया भी करता है? कुछ मीडिया के हिस्से हैं,
जो ऐसा करते हैं, मसन मसन फॉक्स फॉक्स न्यूज फॉक्स न्यूज। आपने देखा होगा, बहुत बड़ा टीवी और वो मीडिया ग्रुप है। हाँ वो ये नफरत को बहुत फैलाता रहा है, हाँ ट्रम्प के जमाने में भी, और झूठ फैलाने में भी, क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते रहे हैं। ये आपने अबॉर्शन की बात की, इसके ऊपर अजीबोगरीब बात करते रहे हैं। गन्स के हवाले से अमेरिका में बहुत बड़ा मुद्दा गन वायलेंस है। बिल्कुल हर किसी के पास एक बंदूक है, पिस्तौल है, और बच्चे लेके आ जाते हैं, बिल्कुल। बच्चों को मार देते हैं, स्कूलों में, सिनेमा घर में, मार्केट में, शॉपिंग पे। जी। अजीब पागलपन है इधर। तो हाँ वो उसमें ये रोल, लेकिन फिर वो सिर्फ सिर्फ वो जो है वो अकेला नहीं है, और भी बहुत है, CNN, MSNBC, हाँ और ये माकूल है, कदरे हाँ बेहतर है। हाँ तो इसलिए वो वाला हमारे देशों वाला हाल नहीं है कि जहाँ पे बस वॉर वॉर वॉर, या हाँ। गलत चीज फैलाओ, सनसनी फैलाओ। इस तरह नहीं है। थोड़ा सा फर्क। इनके पास एक गुलदस्ता है नफरत जिनसे करना है उसका। हाँ। ट्रू 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 ट्रू। ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। अब एक चीज मुझको बतलाइए, मैं बहुत ही सब्जेक्टिव बात कर रहा हूं कि आप हिंदुस्तान की खबरों के लिए यहाँ के कौन से सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं? देखिए, मैं सोर्सेज जो हैं ज्यादातर, मैं तो वैसे सभी को देखता हूँ। हाँ लेकिन जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुझे कदरे बेहतर लगते हैं। इंडियन एक्सप्रेस है, हाँ और द हिंदू तो बहुत अच्छा होता था एक जमाने में। फिर वो थोड़ी बहुत चेंज हुई, लेकिन अभी भी उसमें बहुत क्वालिटी की रिपोर्टिंग होती है। हाँ। तो लेकिन ये जो अल्टरनेटिव ऑनलाइन जो मीडिया आया है, स्क्रोल जैसे है, या द वायर है, फायर है। या कैरावान इंडिया है, हम्म तो इनको मैं बहुत क्लोजली पढ़ता हूँ। फ्रंट लाइन है, हम्म ये तीन चार तो मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ। हम्म। लेकिन और NDTV भी अच्छा होता था, अब तो NDTV पे भी वो जो है हाँ जाके खरीद लिया, हाँ। है ना, वो थोड़ा जबर चमत्कार हो गया, और वो उन्होंने जाके वो निकाल दिया उसको, एनडी प्रताप रॉय को। एनडीटीवी के बारे में यहाँ पर लोगों का तजुर्बा ये है कि वो दूरदर्शन का की बी टीम हो गया है, यानी जो गवर्नमेंट टीवी है उसकी बी टीम हो गया है वो। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, बिल्कुल एक बिल्कुल। एक चीज मुझको ये बतलाइए, मैं कतरा कतरा सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि हमको आपका समय भी कीमती है ज्यादा। आप एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी होकर आप अमेरिका में बसे हुए हैं। क्या जो इस्लामोफोबिया कहा जाता है बाहर पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, आपको उसका सामना कहीं करना पड़ता है क्या, इस्लामोफोबिया का? देखिए, आए मैं तो ऑनेस्टली कहूंगा, मुझे तो पर्सनली नहीं करना पड़ा। और वो ज्यादा वो है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि वो नहीं है। वो है काफी। हम्म, लेकिन वो उसकी डिग्रीज, उसकी शक्ल, जो जो बड़े शहर हैं, हम्म, वहां पर तो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। हाँ, जो छोटे टाउन्स हैं, छोटे सिटीज हैं, छोटे गांव हैं, हम्म, वहां पे ज्यादा होता है ये। ज्यादा होती है। और एरियाज जहाँ पे कंजर्वेटिव वोटिंग ज्यादा होती है, वहां पे ये ज्यादा हम्म, एंटी मुस्लिमिक सेंटिमेंट। ये 9/11 के बाद बहुत बढ़ा था, उससे पहले नहीं होता था USA में। हाँ 9/11 चूंकि हुआ, उसमें ये अलकायदा वाले लोग थे, मुसलमान थे, हम्म, और एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान थे। हम्म, तो उसकी वजह से बहुत डैमेज हुआ, और उसको फिर यूज किया गया। फिर ये वॉर ऑन टेरर हुई, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के। आपको पता है, US को तो एनिमी चाहिए था ना, पहले कम्युनिज्म था, हाँ फिर ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हुए, अब अलकायदा खत्म कर दी है। हाँ तो अब वो चाइना जो है उनका नया जो है वो हाँ। बन गया है, जिसे अब कहते हैं। अब मुझको लगता है कम्युनिज्म बर्कले तक सीमित रह गया है। हाँ, बस ऐसा ही है। मैं 2010 या 11 में वहाँ एक पैनल में था, बर्कले के एक कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में। तो वहाँ मैंने जो हाल देखा तो मुझको पता लगा कि रिपब्लिकन कैंडिडेट तो उस इलाके में कैंपेन के लिए भी नहीं जाते हैं। नहीं जाते, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो ऐसे तो बस वो एरियाज पे डिपेंड करता है। हाँ लेकिन यूरोप में ये ज्यादा बड़ा मसला है। हाँ यूरोप में चूंकि एक वो हिस्ट्री है ऑटोमन एम्पायर की। हाँ जैसे आप लोगों के यहाँ भी जो हिंदुस्तान में सुल्तान जो थे, दिल्ली के सल्तनत, हाँ मुगल्स, और उनका जो एक हिस्टोरिकल बैगेज है, वो यूज होता है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी। हाँ तो इधर जो है,
इसी तरह यूरोप में वो ऑटोमन एम्पायर जो थी टर्क्स की, वो उसका वो लेगेसी अभी तक चल रही है, साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं वो वाली चीज है। तो हम्म। वो एक दिक्कत है ज्यादा। हम्म। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो भी पॉलिटिशियंस और स्टेट्स उसको ठीक कर सकती हैं। जैसे हिंदुस्तान में भी कोई मसला नहीं है बुनियादी, हम्म। ये वाकयात होते हैं लिंचिंग के और ये इस तरह की बातें कुछ हम्म। पॉलिटिशियंस करते हैं। हम्म। लेकिन अगर बीजेपी चाहे, हम्म। मोदी जी चाहे, तो मैं समझता हूँ 2 दिन की बात है, हाँ सबको बिल्कुल। बुला के कहे कि भाई तो अपने लोग हैं, मारना नहीं, बात खत्म। एक फतवे की बात है, एक एक बात वो फतवे, कह दें। एग्जैक्टली लेकिन फिर वोट कैसे मिलेगा? हाँ। मुगल्स को बुरा नहीं कहेंगे, हाँ। वो ये करते थे, मुसलमान वो लव जिहाद करते हाँ। हैं, तो फिर हाँ। वो वोटिंग। अब पाकिस्तान में भी ऐसा रहा है कि पाकिस्तान में एक मुस्लिम एक सेक्ट है जिसको कि मेजोरिटी मुस्लिम नहीं मानते, अहमदिया अहमदिया। सेक्ट। हाँ, मैं तो पढ़ते वो रहता हूँ उसका। पढ़ते रहते हैं, तो हर जिसको के बुरा, बसद बिल्कुल। आपको, मैंने आपसे बिल्कुल। मेरी लड़ाई हुई है तो मैं कहूंगा ब्लास्फेमी। ये, हाँ सुनील तो अहमदी है, ब्लास्फेमी लॉ लगाओ। हाँ। अच्छा, सियासत करनी है, राजनीतिक हम्म। चाल चलनी है, तो कहूंगा जी वो अहमदी कंस्पिरेसी कर रहे हैं। हम्म। तो वो ये यूज करते हैं। इसी हम्म। तरह ये इसको कम किया जा सकता है हाँ। अगर पॉलिटिशियंस ज्यादा हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। हाँ। हम्म। मैं रजा, एक दिलचस्प बात आपको बतलाऊं। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो रिपोर्ट बनाई, और उस वीडियो रिपोर्ट में मैंने कहा कि हिंदुस्तान में जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान, बर्मा और बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान में आ जाना चाहिए एक हिस्ट्री को गिनाते हुए, तो मैंने उनको याद दिलाया कि यहाँ पर आज जो 20 करोड़ मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में, ये बढ़कर 55 करोड़ हो जाएंगे अगर इन सब देशों को मिला लोगे तो जो लोग अखंड भारत चाहते हैं उनके लिए जीना और मुश्किल हो जाएगा यहाँ, अगर अगर प्रपोर्शन इतना चेंज हो जाएगा मुस्लिमों का तो आपका हाँ, हिंदुस्तान आना कब है रजा, अगली बार? बस अब मेरा बिल्कुल प्लान है इस साल के एंड में या हाँ। अर्ली नेक्स्ट ईयर। ऐसा। तो फिर मैं बिल्कुल आऊंगा, छत्तीसगढ़ भी आऊंगा। हाँ बिल्कुल, आप आइए, हमारे मेहमान होकर आप यहाँ रहें, हमको बहुत खुशी होगी। आप जिस एलएसी में पढ़े हुए हैं, उस एलएसी में मेरे बहुत दोस्त हैं, और हम उनको होस्ट करते रहते हैं। वो लोग यहाँ आकर महीनों तक काम करते हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इस इलाके में काम करते हैं। तो वो लोग सब लोग आकर हमारे यहाँ रहते हैं और हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो बढ़िया, आपका जब बहुत भी बढ़िया। आना हो, आप तशरीफ लाइए यहाँ पे, और हमको बहुत ही खुशी होगी। आज आपसे बिल्कुल। बातचीत बहुत अच्छी हुई। मैं चलते चलते एक सवाल और करना चाहता हूँ, बस आपको लेट हो रहा है, रात का वक्त है। एक सवाल और करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में कम से कम मैं ये देखता हूँ कि जब कभी मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए मुद्दों की कोई बात होती है, शायद दूसरों जगहों पे भी होता होगा, आप बेहतर जानते होंगे, वो बात जो है मुस्लिम मर्दों की सोच तक लिमिटेड रह जाती है। कि मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर हम मुस्लिम मर्द जो सोचते हैं उससे आगे नहीं बढ़ पाते। मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर औरत के जो हाल हैं, जो इस्लाम में औरत की जितनी आजादी मिली है या जो नहीं मिली है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी जो है, एक मर्द सोच की ही चर्चा होनी चाहिए जब मुस्लिम कम्युनिटी की चर्चा हो, या मुस्लिम औरत की सोच की भी चर्चा होनी चाहिए, उसकी जरूरत की भी चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से। तो देखिए, पाकिस्तान में थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि ये वहां पे चेंज हो रहा है। वहां पे बहुत सारी विमेन पॉलिटिशियंस जो हैं वो बहुत सारे बिल्स लाई हैं, मसलन ये मैरिज की एज, फोर्स्ड कन्वर्जन्स। वहां पे पाकिस्तान में जो लोअर कास्ट हिंदू गर्ल्स हैं उनको अबडक्ट करके तो उनको कन्वर्ट करते हैं, और उसके तो एक विमेन आर ट्राइंग टू चेंज दैट हिंदुस्तान में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन का जो ठेका है वो मर्दों ने लिया हुआ है। मर्द जो मुल्ला हैं
हाँ उनके हाथ में है। हाँ तो वो थोड़ा सा उनसे छीनने की जरूरत है। हाँ और वो चूंकि वो मर्द मुल्ला है, फिर वो कहते हैं कि औरतों को इससे दूर रखना है, उनको हाँ सुप्रेस करना है, उनको समझ नहीं होती, वो हाँ बराबर नहीं है, हाँ इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हाँ वो टाइम के साथ ही बदलता है। और वो देखिए, ये समाजी जो बदलाव होता है, इसके पीछे भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। जब औरतें पढ़ेंगी, हम्म, नौकरी करेंगी, उनकी पावर में इंक्रीज होगी, घर के बिल्कुल अंदर घर के बिल्कुल बाहर, तो फिर वो असर्ट करेंगी। बिल्कुल। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान में अब ये हो रहा है कि ये जो लड़कियां पढ़ रही हैं कॉलेजेस से निकलकर, हम्म, ये जॉब्स ढूंढती है तो डायनामिक बदल जाता है हाउस होल्ड का, हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बिल्कुल। हर चीज का। तो ये इकोनॉमिक, उनकी जो लिबरेशन या इंडिपेंडेंस से ये हाँ फर्क पड़ेगा मुस्लिम विमेन का भी। हाँ। मैं आपको एक दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन बताना चाहता हूं हिंदुस्तान का, जो कम चर्चा में आता है। वो ये है कि जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, शाहबानो फैसला कहलाता है, जी। आप सुना होगा। जी उस सुना है। शाहबानो फैसले के खिलाफ राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में, ही हैड एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया उन्होंने, एक नया कानून बनाकर, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने। दूसरी तरफ जो एंटी मुस्लिम पार्टी कही जाती है मोदी की, उसने अभी पिछले बरस एक कानून बनाकर 3 तलाक पे रोक लगाई। तो मैं देखता हूं कि जो पार्टी प्रो मुस्लिम कहलाती है उसने मुस्लिम औरत के हक के खिलाफ एक कानून बनाया, खुद होकर बनाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए बनाया। एक पार्टी जो कि एंटी मुस्लिम कही जाती है उसने हाल ही में 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, कि 3 बार तलाक कह के जो तलाक दे देते हैं वो अब हिंदुस्तान में जुर्म है। लेकिन बहुत सारी, जैसे मुस्लिम बच्चियां, जहां उनके पीरियड्स शुरू हुए 10 साल 11 साल, उस उम्र से उनकी शादी हो सकती है। 50 55 साल के बूढ़े से भी उनकी शादी हो जाती है। जाहिर है कि उनको एक खराब जिंदगी में धकेला जा रहा है। लेकिन मुस्लिमों के अलग कानून है, इसलिए इसको छूट मिल रही है यहाँ पर। तो मैं इस बारे में लोगों से बात और भी करने वाला हूँ, आपसे भी ये चर्चा करना चाहता था। नहीं, बहुत आपने इम्पोर्टेंट ये बात है। और लेकिन मैं आपको फिर ये बताऊं कि ये इसमें कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा है। हम्म, रिलीजियस, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी। देखिए, हिंदुस्तान में ये एक बहुत ही ट्रेजेडी ये हुई कि जो मुस्लिम मिडिल क्लास थी वो माइग्रेट कर गई 47 में। हाँ जो पढ़े लिखे लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, बहुत बड़ी तादाद में वो चले गए। हम्म, तो एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट था इंडियन मुस्लिम्स का, वो वर्किंग क्लास का था। हाँ और वो वर्किंग क्लास जो है वो फिर बाकी नॉन मुस्लिम वर्किंग क्लास की तरह पिस रही। हम्म, तो वो अभी भी इसलिए बहुत ज्यादा गेटोइजेशन भी, जब मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, दिल्ली वाली बुक में, हाँ तो वो उसमें एक वो भी होता है कि लीडरशिप जो होती है वो मिडिल क्लास से आती है। रोल मॉडल्स जो हैं, डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, अभी ये नए, मैं देखता हूँ कि यंग मुस्लिम जो आ रहे हैं हाँ मीडिया में भी हम्म, और जगहों में भी, तो वो आई थिंक दे आर ऑल्सो रेजिंग दिस वॉइस एंड दे आर बिकमिंग रोल मॉडल्स। हाँ सो ओनली विद टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ सुनील जी। हाँ। चलिए, आपसे बहुत दिलचस्प बात हुई, जी नहीं भरा है, लेकिन वक्त इतना आपका हो रहा है। मैं फिर कुछ महीनों बाद आपसे वक्त लेकर फिर कुछ मुद्दों पर श्योर। बात करूंगा। और ये बात बहुत दिलचस्प रही रजा। तो सेम है। हम बिल्कुल। इंतजार करेंगे जब भी आपका यहाँ आना होगा। तो प्लीज कम एंड बिल्कुल स्टे हमारा। विद अस। बिल्कुल हमारा। जी जी। शुक्रिया। थैंक शुक्रिया। यू। थैंक थैंक यू यू। थैंक